बिहार के चुनाव में ऐसा लग रहा है कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लगातार दबाने का बहुत प्रयास किया गया। बेरोजगारी इस देश में बेतहाशा हो गई। आपको ये बात समझने की जरूरत है कि बेरोजगारी आज बेतहाशा नहीं हुई है। बेरोजगारी जो है किसी न किसी रूप में 2014 के साल से बढ़ती चली जा रही थी और सरकार लगातार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। आप इसे अहंकार कह सकते हैं या आत्मविश्वास की नौजवान भूखा मर जाएगा, लेकिन वोट देगा तो जाति पर देगा, वोट देगा तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की अफवाहों पर देगा, या वोट देगा तो धर्म के नाम पर देगा या सांप्रदायिक बातों पर देगा। आप देखेंगे कि जब भी चुनाव आता है उसके आसपास ऐसे मुद्दों को बड़ा किया जाता है, क्योंकि ऐसे मुद्दे लगातार दुनिया के किसी न किसी हिस्से में घटित होते रहते हैं और अचानक उस पर फोकस बढ़ जाता है और जहां नहीं घटित होते हैं उस तरह से क्रिएट कर दिया जाता है कि चुनाव आ रहे हैं तो इसको बढ़ाया जाए, ताकि इन्हें इस भरोसा हो चला है कि भारत का जो नौजवान है वो अपनी जिंदगी कुर्बान कर देगा, अपनी जवानी कुर्बान कर देगा, लेकिन नौकरी की बात पर कभी मतदान नहीं करेगा। वो सांप्रदायिक प्रोजेक्ट के तहत वो नष्ट किया जा चुका है, ये भरोसा था। इसीलिए आप देखेंगे कि 2019 का ये चुनाव में जब ये सवाल उठा तो इसका मजाक उड़ाया गया कि पकौड़ा बेचना भी तो रोजगार है। वाकई लोग पकौड़ा बेच ही रहे थे, क्योंकि उन्हें प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं मिल रहा था। मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कम हो गया था, एक्सपोर्ट कम हो गया था। जिनकी पहले से कोई प्राइवेट नौकरी थी वो छोड़ दी है, क्योंकि वहां उन्हें जीने लायक सम्मान का पैसा नहीं मिल रहा है। अभी हाल में ये एक किताब आई है, ये किताब है संतोष मेहरोत्रा की, पेंगुइन से आई है, कि भारत में नौकरियों को की संभावना को बेहतर करने का प्लान क्या होना चाहिए। यह किताब क्या कहती है? देखिए, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी आबादी हमारे पास सबसे सकारात्मक पक्ष है। भारत के ज्यादातर लोग नौजवान हैं, 35 साल से कम है। ये ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा कमाएंगे। तो जिस तरह से चीन जो अब एजिंग की तरफ बढ़ा है, जिसमें अब ज्यादा बुजुर्ग संख्या है, उनके यहाँ जवानों की संख्या कम हो रही है, तो चीन क्या किया, उसके जो नौजवान थे, उसकी जो जवानियां थी, उनको बहुत पैसे के अच्छे काम मिले। इसके लिए चीन ने शिक्षा पर बहुत निवेश किया है। कमाल की उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, कमाल की उन्होंने टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाई है, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई है और हाई क्वालिटी के एजुकेटेड नौजवानों को तैयार किया। जिनका काम भी थोड़ा ज्यादा था वो बाहर भी नौकरियां करने गए और उनका पगार ज्यादा था, तो अपनी जिंदगी में जवानी के वक्त वो ज्यादा कमाते हुए बुजुर्गियत की तरफ बढ़े, जिससे वो अपना बुढ़ापा थोड़ा आराम से काट सकते थे। भारत में क्या हुआ कि भारत की जो आबादी थी, जिसे प्रधानमंत्री कहते थे कि ये आबादी लाभांश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो कम कमा रही थी। क्यों कम कमा रही थी? कि आपने देश के नौजवानों के लिए जो स्कूल कॉलेज है उसकी क्वालिटी गिरा दी थी। बिहार सिर्फ इसका उदाहरण नहीं है, उत्तर प्रदेश भी है, आप देखें, राजस्थान भी है, गुजरात, जहां पर खुद प्रधानमंत्री का लंबा शासनकाल रहा है, एक ढंग की यूनिवर्सिटी जिलों में आप नहीं बता सकते हैं जो हाई क्वालिटी एजुकेशन देती हो, जो आप नौजवानों को बेहतर तरीके से आज की दुनिया के काम के हिसाब से तैयार करती हो। तो आपके साथ क्या धोखा हो रहा था? एक तरफ यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड यानी उसका स्तर गिरा दिया जा रहा था, आप खराब क्वालिटी के नौजवान बनकर निकल रहे थे, और जब आप बाजार में जा रहे थे तो आपको कम वेतन दिया जा रहा था, यह एहसास करा के कि आप तो लायक है नहीं। नतीजा दूसरी तरफ से भी देखिए कि आप, जिनमें बहुत सारी संभावना है, अगर आपकी योग्यता को बेहतर बनाया गया होता तो आप काम करने के अनुभवों के साथ ज्यादा बड़ा कारोबार या ज्यादा बड़ी तरक्की हासिल कर सकते थे। उसके बाद भारत की जो नौजवान हैं, ये नौजवान जो इस वक्त आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, वो लोग बुढ़ापे की तरफ जाएंगे और उनका बुढ़ापा खराब हो जाएगा, क्योंकि उनकी जवानी तो कुछ हुई नहीं, अच्छी नौकरियां नहीं मिली। आप इस भरी जवानी में 5 साल 7 साल काटे गए और जब भी चुनाव आता है तो आपके कानों में ये बात भरी जाती है कि नहीं नहीं, धर्म के नाम पर वोट देना है, धर्म के नाम पर ये करना है। आपके भीतर कई तरह के भय पैदा कर दिए जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आप इतने बार से वोट देते आ रहे हैं तो हम आपके लिए कॉलेज इतना अच्छा बनाएंगे कि आपकी क्वालिटी अच्छी हो, जब आप बाजार में जाएं तो आपको अच्छे स्तर का काम मिले। और ये किताब कहती है कि मैन्युफैक्चरिंग में भारत में विदेशी निवेशक इसलिए कम आए कि उन्हें लायक नौजवान कम मिले, और ये लायक नौजवान सिर्फ स्किल इंडिया से नहीं आते हैं। आप सिर्फ पेचकस चलाने के हुनर से या आरी चलाने के हुनर से आप अच्छा बढ़ई नहीं बन सकते। अच्छा बढ़ई वो होता है जो बहुत तरीके से समाज को जानता है। आपके पास अब मौका कम था, आपके पास दुनियादारी को समझने के लिए यूनिवर्सिटी ही एक जरिया थी, क्योंकि अब आप
उस तरह से काम करते हुए नहीं बड़े हो रहे थे और यूनिवर्सिटियां बर्बाद कर दी गई। तो इसलिए आप बेरोजगार बनाए गए दो तरह से, कि आप लायक नहीं बनाए गए तो आपको काम नहीं मिला, और जिनको काम मिला उनको इतना कम मिला कि वो सिर्फ जी सकते थे। तो इसलिए वो रोजगार में भी गरीब नौकरी पाते हुए भी वो गरीब हो रहे हैं, और जिनको नौकरी नहीं मिली वो तो गरीब हो ही रहे हैं। और ये आबादी 90% है। यहां से आप देखेंगे तो भारत में बेरोजगार नौजवानों की भीड़ बहुत ज्यादा है। इस भीड़ में दो तरह के लोग हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिली है, और जिन्हें मिली है उनका पगार, उनका वेतन बहुत कम है। और इन दोनों सवालों को पिछले 6 साल में किनारे लगाया गया, इस आत्मविश्वास के साथ कि भारत का युवा कुछ भी हो जाएगा, सांप्रदायिक और जातिवादी बातों के से अलग नहीं होगा। यह कमाल का आत्मविश्वास था, जो एक तरह से बिहार में भी कई लोग कह रहे हैं कि सही साबित हो सकता है कि नौजवान जानता है कि वो बेरोजगार है, जानता है कि वो नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन कभी पाकिस्तान, कभी धर्म, कभी संप्रदाय का चेहरा दिखाकर वो इनके बहकावे में आ रहा है। अगर प्रधानमंत्री 2019 में कहते कि हाँ ये एक बड़ी समस्या है और हम इस पर गंभीरता से आगे तक बढ़ रहे हैं, तो बाद में भी इस बात समझ में आती। लेकिन उन्होंने इस समस्या को स्वीकार नहीं किया, उसे माना नहीं कि नौजवान इस तरह से तकलीफ में है, बल्कि मजाक उड़ा दिया कि पकौड़ा बेचना भी तो रोजगार है। और एक तरह से वो सही साबित हुए, क्योंकि नौजवानों ने कहा कि पकौड़े की बात छोड़िए, पेट बाद में देखेंगे, देश पहले देखेंगे। लेकिन कब तक आप पेट के सवाल को दरकिनार करते रहेंगे? कब तक आप रोजगार के सवाल से भागते रहेंगे? ये सवाल जो है, आप इसे विपक्ष या सत्ता पक्ष की नजर से मत देखिए। आप सबकी पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, बिना नौकरी और बिना अच्छी सैलरी की नौकरी के आप लोग तबाह हो रहे हैं। जब आप 40 साल 45 साल की उम्र में प्रवेश करेंगे तो आपके पास सामाजिक सुरक्षा नहीं होगी। क्या आपको पता है कि भारत में 10% लोगों के पास भी बीमा नहीं है? अस्पताल के अस्पताल खत्म कर दिए गए। देखिए कितना अहंकार है। जब कोविड महामारी आई तो कहा गया कि हाँ जरूर अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, लेकिन इसमें रोजगार के जो नए क्षेत्र हैं उनमें से एक नया क्षेत्र स्वास्थ्य है। वो कैसे? कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको बेहतर करने की जरूरत है। अस्पताल बनाइए, नर्सिंग स्टाफ रखिए, फार्मा के स्टाफ रखिए, और 10 तरह के कर्मचारी रखिए, एम्बुलेंस के परमानेंट स्टाफ रखिए, और उन्हें एक तरह से अच्छी नौकरी दीजिए ताकि वो खर्च कर सकें। और जब आप खर्च करेंगे, कुछ खरीदेंगे, तो अर्थव्यवस्था में गति आएगी। लेकिन चूंकि इतना विश्वास हो गया है आईटी सेल, गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा में, शायद वो विश्वास सही भी हो कि नौजवान कुछ भी हो जाए इस सांप्रदायिकता से पीछे नहीं हटने वाला है। मुझे कई जगह से रिपोर्ट मिलती है कि इतना जुनून हो गया है उनमें इस चीज को लेकर कि वो कोई और चीज नहीं देखना चाहते हैं। ये बात सही हो सकती है, लेकिन जो व्यापक नुकसान हो रहा है उसे आपको समझना है। आपको याद होगा कि 2019 में संतोष गंगवार जो श्रम मंत्री थे, उन्होंने कहा काम तो बहुत है मगर योग्य लोग नहीं है। इन बात का मजाक उड़ाया गया, जबकि इसे गंभीरता से पकड़ने की जरूरत है। योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि लंगट सिंह कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी में किसी लायक पढ़ाई नहीं होती है। सिर्फ परीक्षा होकर 6-6 साल में लोग बीए कर रहे थे, अब जाकर उसे 3 या 4 साल में किया गया है। लंगट सिंह कॉलेज में भी लोग 18 महीने 2000 के लेट से 2-2 साल के लेट से बीए कर रहे हैं। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का हाल है। तो नौजवानों को बर्बाद किया गया। इससे पहले ये क्यों बार बार सांप्रदायिक तूफान आपके सामने खड़ा किया जाता है? क्यों नेता मजहबी तेवर में आक्रामक होकर बोल रहे हैं जैसे कोई धर्म पर खतरा आ गया है? वो इसलिए बोल रहे हैं कि उन्हें पता है कि नौजवानों का ध्यान जरा भी इससे हटकर, धार्मिकता से हटकर रोजगार पर जाएगा, फिर सबकी पोल खुल जाएगी, फिर वो इस भीड़ को नहीं संभाल पाएंगे। थोड़े समय के लिए लोगों ने 17 सितंबर को अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री का जब जन्मदिन था तो नौजवानों ने खूब थाली बजाई, लाखों नौजवानों ने ट्विटर पर ट्रेंड किया। लेकिन उन्हें विश्वास था कि जब भी चुनाव आएगा इस तरह की चीजें में नौजवान उसमें भटक जाएगा। आप भटकते रहिए। 6 साल गुजर गए हैं और ये बेरोजगारी उसके 1-2 साल पहले से शुरू हुई थी। अब भी अगर इस बात को अगर आप सभी व्यापक संदर्भों में आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप बहुत पीछे जाने वाले हैं। ऐसे भी अर्थव्यवस्था जिस तरह से गिरी है, हम पिछले दशक की जो भी कमाई थी वो तो गंवा ही चुके हैं। अब आने वाला जो दशक है वो भी गंवाने जा रहे हैं। तो एक तरह से आप बेरोजगारी में जीते हुए, 2 तरह की बेरोजगारी आप समझिए कि आपको नौकरी नहीं मिली है, नौकरी मिली है तो इतनी ही सैलरी मिल रही है कि आप मामूली जीवन स्तर जी सकते हैं।
तो बेरोजगारी में जीते हुए आप बुढ़ापे की तरफ प्रवेश करेंगे। और अगर ये किताब संतोष मेहरोत्रा की किताब, अगर अर्थशास्त्री लोग हैं इन्होंने लिखी है, अगर इनकी बात सही है तो 2040 के बाद हम सबका बुढ़ापा बहुत खराब गुजरने वाला है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये बकवास, ये ट्रोल कराना, आईटी सेल, अफवाह फैलाना, ये काम नहीं आएगा। तो आप सबको देखना होगा कि जो आप जवान होते हैं, आप ग्रेजुएशन करते हैं, बीए करते हैं, 10th पास करते हैं, तो आपको लगता है कि अच्छे कॉलेज में जाएंगे। आपके जिले में कॉलेज नहीं है, सारा नौजवान बिहार का कोचिंग सेंटर में पढ़ा हुआ है, सारा नौजवान वहां बैठा हुआ है। वो फीस भी दे रहा है वहां बीए का सर्टिफिकेट देने के लिए, और वो फीस कोई कम फीस नहीं है, बहुत ज्यादा फीस है। इस तालाबंदी में तो कई जगहों पर फीस बढ़ा दी गई, लेकिन वो असली पढ़ाई के लिए कोचिंग सेंटर में पढ़ा हुआ है जहां मशीनी पढ़ाई हो रही है। तो हो क्या रहा है कि आपकी नीयत तो अच्छी है, आप बहुत अच्छे नौजवान हैं, आप घंटों पढ़ते हैं, लेकिन आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है उस तरह से, तो आप डिग्री लेकर पास हो रहे हैं और आप में वो ज्ञान की बात नहीं आ रही, नॉलेज नहीं आ रही है, जिससे आपका दायरा बड़ा हो और आप काबिल हो और आप ज्यादा कमाने लायक बने और ज्यादा लोगों को काम देने लायक बने। ये एक प्रोजेक्ट चला है कि भारत के युवाओं को अब चूंकि वो नहीं दिया जा सकता है, तो उन्हें इस तरह से फंसा कर रखो। और वो सही भी है, जिस तरह से आईटी सेल के बहकावे में लोग ट्रोल करने लगते हैं, तो आप समझिए अभी सरकार कहती है कि कमजोर रूप से आर्थिक तबके को आरक्षण दे दिया गया। जब नौकरी नहीं होगी तो आरक्षण मिलेगा कहां? यह बताइए ना कि आपने इतनी नौकरी दी और आपके कमजोर आर्थिक तबके के लोगों को आरक्षण देने से इतने लोगों को नौकरी मिला जो पहले कम। तो आपको अपने प्रचार में जब कुछ झूठ बोलना होता है तो 100 तरह के डेटा आ जाते हैं। जब नौजवानों को सही बात बतानी होती तो आपके पास डेटा नहीं होता है। इसीलिए जो रोजगार का डेटा था वो खत्म कर दिया गया। आज कोई सरकार की तरफ से रोजगार का डेटा नहीं आता है। जो नेशनल सैंपल सर्वे से आने वाला था वो डेटा नहीं आया। वो आया भी तो कई महीनों के देरी से आया और उसको इस तरह से गड़बड़ कर दिया गया कि वो बात ही उस पर चर्चा नहीं हुई। अब जो डेटा आता है वो CMI से आता है और उसके डेटा के हिसाब से तो बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है। इस किताब के हिसाब से तो 2018 में ही 17-18 में ही बेरोजगारी दर 17% है। अब आप अपने आसपास के नौजवानों को गर्दन मोड़कर देखिए, इधर उधर ताक कर देखिए, तो पता चलेगा कि कितने लोग बेरोजगार हैं। हमें इस तरह की स्थिति में क्यों लाया गया, यह आपको तय करना है। इसलिए नौकरी का सवाल सिर्फ सरकारी नौकरियों का सवाल नहीं है, इसका सवाल आपके एजुकेशन से भी जुड़ता है, आपके स्वास्थ्य से भी जुड़ता है। जब बीमा नहीं होगा और 90% लोग कम वेतन पर काम करेंगे, क्या आपको पता है तो उनकी क्या हालत होगी? एक इलाज में वो वापस गरीब बन जाते हैं। क्या आपको ये बात नहीं समझ में आती है? आज सरकारों का जो बजट है वो 2-2 लाख करोड़ का है। नीतीश कुमार कहते हैं 2 लाख करोड़ का हो गया। नीतीश कुमार बताएं तो कि किस वजह से 2 लाख करोड़ का हुआ। इंडस्ट्री तो आई नहीं। वो तो खुद कहते हैं कि इंडस्ट्री नहीं आई तो 2 लाख करोड़ का बजट कैसे हुआ, वो नहीं बताते हैं। केंद्र से ज्यादा हिस्सा मिलता है। उस 2 लाख करोड़ में से स्वास्थ्य पे और शिक्षा पर ये लोग खर्च नहीं करते। नतीजा क्या होता है कि आप बेरोजगार होते हैं और आप लायक बनकर नहीं निकलते हैं। आप गफलत में रहते हैं कि आप बीए पढ़ रहे हैं। अगर आपको, हम सब उसी सिस्टम से आए हुए लोग हैं। 2-4 अच्छे शिक्षक मिले, उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर आप सबको, मेरा तो गणित भी कमजोर है और अंग्रेजी भी कमजोर है, मगर आप में से बहुत लोगों का गणित अच्छा है, अंग्रेजी भी ठीक ही होगी, लेकिन चूंकि अच्छे शिक्षक नहीं मिले, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो आपका 10-10 घंटा पढ़ना बेकार हो गया। और अब तो उस पढ़ाई की जगह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हो रही है। इसलिए आपकी जिंदगी के साथ जो धोखा हो रहा है वो समझिए। नौकरी के मसले को ज्यादा व्यापक तरीके से देखिए कि कोई सरकार स्वास्थ्य, जिससे आपका परिवार गरीब ना हो, और शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर क्या निवेश कर रही है, किस तरह का निवेश कर रही है। आजकल अस्पताल बनाने का ऐलान हो जाता है, बिल्डिंगें बन जाती हैं लेकिन विभाग चालू नहीं होते, क्योंकि वो दिख जाता है कि यहां पर अस्पताल बना है। आप इतने साल से सब्र करते आ रहे हैं, तो 10 साल बाद एक बिल्डिंग देखकर और 10 साल सब्र कर लेते हैं। तब तक उस 20 साल में आप या आपके परिवार के कितने लोग मामूली बीमारी के कारण गरीब हो जाते हैं। नौजवानों से पूछा जाना चाहिए कि जब आप कॉलेज में पहुंच रहे थे, राजनीति में सक्रिय हो रहे थे, साफा बांधकर घूम रहे थे, तब क्या आपने नहीं देखा कि बिहार के 18 जिलों में आईसीयू नहीं है, सहरसा सुपौल में आईसीयू नहीं है, नालंदा जिला में बिस्तर अस्पताल के खरीदे गए हैं, करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के आईसीयू खरीदे गए हैं, वो चालू नहीं है। और उसका नतीजा क्या हो रहा है? सारी एम्बुलेंस पटना की तरफ भाग रही हैं और मरीज लूटे जा रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था चौपट हुई है।
अब इसमें जो भी नौकरी देने लायक सुधार आएगा उसमें 3 से 4 साल लग जाएंगे। जिनकी सैलरियां गई हैं वही वापस आ जाए तो गनीमत है।